समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों 17 मार्च बिल्कुल सिर पर आ गई है और इसलिए आज हम एक ऐसा सत्र लेकर आए हैं जिसमें जितनी भी कहानियां आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और प्रश्न पिछली परीक्षाओं के बिल्कुल नहीं लिए गए हैं, केवल वही लिए गए हैं जिन प्रश्नों के जरिए आपकी कंटेंट पर, विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत हो सकेगी या जिन तथ्यों को आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी वो हिंदी साहित्य जगत के महत्वपूर्ण कथाकार हैं दोस्तों, जिन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। और इन 3 कहानियों में से केवल उसने कहा था कहानी के बल पर वे अमर हो गए और उनकी ये कहानी शायद ही कोई ऐसा पाठ्यक्रम हो हिंदी साहित्य का जिसमें ये प्रस्तावित ना होती हो। तो इस उसने कहा था कहानी के प्रकाशन वर्ष के विषय में हमें जानना चाहिए। ऑप्शंस है 1912, 1915, 1917 और 1920। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध से संबंधित है। इसको कैसे याद रखना है? देखिए ये दोनों प्रश्न इस तरीके से याद हो जाएंगे दोस्तों कि 1915 का वर्ष है और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और उसी दौरान ये कहानी लिखी गई, 1915 में ये प्रकाशित हुई, तो जाहिर सी बात है कि किस पर आधारित होगी? चीन जापान युद्ध, फ्रांस रूस युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप इन दोनों तथ्यों को याद कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें हमें भूलना नहीं है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है। ए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। बी, देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। सी, युद्ध और प्रेम के बीच प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के त्रिकोण की अद्भुत अभिव्यक्ति है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इन बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करके इनको समझ लेंगे तो उसने कहा था कहानी की जो मूल संवेदना है उससे हम अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। तो सबसे पहले विकल्प पर बात करते हैं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध से परेशान सब हैं, लेकिन कहानीकार ने इस कहानी में इस तरह का बिंदु उठाया ही नहीं है। तो ये विकल्प तो खारिज। दूसरा है, देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। ये यहां प्रस्तुत किया गया है। देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है लहना सिंह के द्वारा, क्योंकि वो अपने घर बार को त्याग कर केवल देश के लिए लड़ने के लिए युद्ध भूमि में जाता है। तीसरा, युद्ध और प्रेम के बीच प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के त्रिकोण की अद्भुत अभिव्यक्ति है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ये कथन महत्वपूर्ण है? क्योंकि मूल संवेदना केवल देशभक्ति नहीं है, उसने कहा था कि, बल्कि प्रेम और कर्तव्य भी है। कर्तव्य देश के लिए भी है, कर्तव्य प्रेम के लिए भी है। तो जो प्रेम लहना सिंह के मन में बाल्यावस्था में उत्पन्न हुआ था, उसी प्रेम को जो वचन उसकी प्रेमिका ने मांगा था, सूबेदारनी ने, उसका पालन करने के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी ताकि उसके पुत्र और उसके पति सुरक्षित रह सकें। प्रेम का इतना ऊंचा आदर्श इस कहानी उसने कहा था के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ देश प्रेम एक जीवन मूल्य है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश प्रेम जरूरी है, लेकिन प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन जरूरी है। और युद्ध की बात इसलिए आती है क्योंकि युद्ध में है लहना सिंह और उसे युद्ध भूमि में अपने प्रेम के प्रति कर्तव्य का पालन करना है और देश के प्रति कर्तव्य का पालन भी करना है। तो ये कथन भी सही है, लेकिन पूरी तरह से मूल संवेदना के विषय में कथन है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसने कहा था कहानी ना केवल प्रेम कहानी नहीं है, ना केवल देशभक्ति की कहानी है, बल्कि देशभक्ति और प्रेम के बीच अद्भुत संतुलन की कहानी है। कर्तव्य परायण, कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कहानी है, जो हमें ये सीख देती है कि देश के प्रति कर्तव्य जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है
प्रेम के प्रति कर्तव्य, क्योंकि प्रेम जो जीवन मूल्य है उसी का एक रूप है देश प्रेम। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो उत्तर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, तेरी कुड़माई हो गई, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उसने कहा था कहानी का, तेरी कुड़माई हो गई, वाक्य में कुड़माई का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सगाई, शादी, लड़ाई या पढ़ाई। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुड़माई शब्द का अर्थ है सगाई हो गई, क्योंकि लहना सिंह को बचपन में ही सूबेदारनी जब वो बालिका थी तब उससे प्रेम हो गया था, उसके प्रति आकर्षित था वो। तो उसने सबसे पहला सवाल जो सूबेदारनी से पूछा था जब वो बच्ची थी, क्या तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई। और उसने जब जवाब दिया था, हाँ कल ही देखते नहीं मेरा ये कढ़ा हुआ सालू, उसने जो दुपट्टा पहन रखा था उस पे कढ़ाई थी, जो इस बात का परिचय दे रही थी कि उसकी सगाई हो चुकी है। तो आंसर हुआ हमारा ए। नकली लपटन साहब ने खंदक की दीवार पर क्या बांधा? रस्सी, बल्ब, बेर जैसे गोले या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसमें हिंदुस्तानी सैनिक तैनात थे। उस खंदक में नकली लपटन बनकर के कोई शत्रु पक्ष का व्यक्ति आया था और उसने बेर जैसे गोले यानी बम सुतली में बांध करके वहां बांधे थे, ताकि वो सारे के सारे भारतवासी जो सैनिक थे उनको नष्ट कर सके। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कफन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सुधा, सरस्वती, मर्यादा और चांद। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कफन कहानी के विषय में। कफन कहानी के विषय में दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। पहली बात ये कि ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। दूसरी बात यह कि यहाँ प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जिससे उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की थी, उससे आगे बढ़कर केवल यथार्थ की तरफ अग्रसर होते दिखाई देते हैं। यानी उनके इस कहानी में अंत आदर्श की स्थापना के साथ नहीं होता, केवल यथार्थ चित्रण के साथ होता है कि जीवन का कटु यथार्थ इतना विभत्स, इतना क्रूर है कि कोई भी व्यक्ति इतना संवेदनाहीन हो सकता है, इतना निर्मम हो सकता है कि अपनी पत्नी की मृत्यु पर या अपनी पुत्र वधू की मृत्यु पर उसके कफन के लिए इकट्ठे किए गए पैसों से दावत, अच्छा खाना खाए, शराब पिए और आनंद में डूबकर उसे दुआ दे। ये है जीवन का कड़वा यथार्थ जिसकी अभिव्यक्ति यहां की गई है। पहली बात आपको ये याद रखनी है, अंतिम कहानी है प्रेमचंद की, ये याद रखनी है। यथार्थवादी कहानी है, ये बिंदु याद रखना है। और ये कहानी चांद पत्रिका में 1936 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन दोस्तों इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये कहानी 1935 में उर्दू की एक पत्रिका थी जामिया, उसमें प्रकाशित हुई और उसके बाद 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो हिंदी में किस पत्रिका में? ऑप्शंस क्योंकि जामिया यहाँ है ही नहीं तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, चांद इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में जामिया है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन कफन कहानी का है। कफन कहानी में दो महत्वपूर्ण पात्र हैं, घीसू और माधव। घीसू पिता है और माधव उसका पुत्र है और दोनों ही निकम्मे हैं। तो यह कथन किसके विषय में है? इस बात के लिए ऑप्शंस हैं घीसू, माधव, दोनों से या किसी से नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, माधव से संबंधित है ये कथन। माधव जो घीसू का पुत्र है उसके विषय में कहा गया है कि वो इतना कामचोर था कि अगर कहीं काम पर जाए, पैसे की आवश्यकता होने पर ही, भोजन की आवश्यकता होने पर ही वो काम पे जाते थे, दोनों पिता पुत्र। और उनमें से माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता था तो घंटे भर बैठकर चिलम पीता था। इतनी कामचोरी की आदत उसमें थी और ये कथन संबंधित है माधव से। माधव घीसू का पुत्र है, ये याद रखना है। आगे चलें। वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज देते थे, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे उनसे काम करवा लेते थे। उनकी दीनता उन्हें ऐसा करने पर विवश करती थी। वे अपाहिज थे तथा काम करने में असमर्थ थे या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सब जानते थे कि ये निकम्मे हैं और इनको यदि पैसा दिया गया तो वो पैसा लौटकर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वे उन्हें कुछ न कुछ कर्ज देते थे। उसका कारण क्या था, यहाँ प्रश्न में पूछा गया है।
तो पहला जो है आवश्यकता पड़ने पर वे उनसे काम करवा लेते थे, इसकी तो संभावना ही नहीं थी क्योंकि दोनों ही कामचोर और निकम्मे थे। तो उन्हें पैसा देकर के काम तब तक नहीं करवाया जा सकता था जब तक कि वे भूखे ना मर रहे हों। दूसरा है उनकी दीनता उन्हें ऐसा करने पर विवश करती थी। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि वे उनकी हालत इतनी दीनहीन थी कि कोई भी व्यक्ति उन पर तरस खाकर उन्हें पैसा दे देता था, यद्यपि वो जानता था कि ये पैसा लौटकर कभी नहीं आएगा। अपाहिज वे थे नहीं, इसलिए ये कथन भी गलत है। उपर्युक्त सभी सही हो नहीं सकता। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने किस पर कुठाराघात किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कफन कहानी की। दोस्तों ध्यान से पढ़िए। देखिए, शादी ब्याह में मत खर्च करो। शादी ब्याह क्या है? सामाजिक आडंबर। क्रिया कर्म में मत खर्च करो। क्रिया कर्म क्या है? धार्मिक आडंबर। पूछो गरीबों का माल कौन शोषण करता है? गरीबों का पूंजीपति। तो पूंजीपतियों द्वारा शोषण पर, यानी ये इस एक वाक्य के द्वारा प्रेमचंद ने उपर्युक्त सभी जो बुराइयां हैं हमारे समाज की, उन पर कुठाराघात किया है, उन पर चोट की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था, पंक्ति का क्या अर्थ है? घीसू संवेदनाहीन था, घीसू कामचोर था, घीसू पर दया का कोई असर नहीं होने वाला था, घीसू से कोई भी अपेक्षा करना गलत था। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए इसको। घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था, यानी दया करके अगर उसको पैसा दे तो जिस उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो जैसा है वैसा ही रहने वाला था। जैसे काले कंबल पर कितना भी रंग चढ़ाओ किसी रंग का कोई असर नहीं होता, उसी तरह से घीसू पर भी कोई असर नहीं होता था। तो घीसू संवेदनाहीन था, ये इसकी व्यंजित अर्थ नहीं है। हालांकि वो संवेदनाहीन था जीवन की विवशताओं के कारण, लेकिन इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है। घीसू कामचोर चोर था, ये भी इसका अर्थ नहीं है। घीसू पर दया का कोई असर होने वाला नहीं था, ये भी गलत है। अंतिम वाक्य है, अंतिम विकल्प है, घीसू से कोई भी अपेक्षा करना गलत था। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। हालांकि हम भ्रमित हो सकते हैं इस पंक्ति के द्वारा, लेकिन जो बात यहां कहने की कोशिश की जा रही है लेखक के द्वारा, उसका पूरा सही अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति घीसू पर दया कर उसे पैसा दे रहा है, उसकी सहायता कर रहा है, और वो उससे उम्मीद करे कि वो उसके काम आएगा, उसका कोई काम कर देगा या उसमें बदलाव आएगा, तो उस तरह की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। यानी पैसा देते समय उससे किसी भी प्रकार के काम की, किसी भी प्रकार के बदलाव की उम्मीद करना गलत था। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, इस पंक्ति में किस लालसा की ओर संकेत किया गया है? बंधन मुक्त होने की, कफन के बहाने पैसा मिलने की, भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाने की, या भिखारी को भोजन खिलाने की। तो दोस्तों ये कथन कफन कहानी का है, और पिता पुत्र यानी घीसू और माधव दोनों भोजन करने के लिए गए हैं। किससे भोजन करने गए हैं? जो पैसे उसने माधव की पत्नी के कफन के लिए इकट्ठे किए गांव वालों से, उन पैसों से भोजन करने के लिए गए हैं। और भोजन करते समय वे इतने तृप्ति का अनुभव करते हैं, पहले वे शराब पीते हैं, उसके बाद वे स्वादिष्ट भोजन करते हैं, और इतने आनंदित होते हैं कि एक गरीब भूखा भिखारी है उसको भी भोजन देकर वो अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा क्या है? इस पंक्ति में सबसे बड़ी लालसा है भरपेट स्वादिष्ट भोजन करने की, क्योंकि वही उनको नहीं मिलता था। और हम पढ़ चुके हैं इस कहानी को अच्छी तरह से, हम जानते हैं कि वे दोनों पिता पुत्र तभी काम करते थे जब उनके पास भोजन के लिए व्यवस्था नहीं होती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? ए, कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त करने वाली भावनात्मक कहानी, व्यक्तिगत प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की मर्यादा के निर्वाह का आदर्श प्रस्तुत करने वाली कहानी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मधुलिका और अरुण के खास तौर से मधुलिका के चरित्र के माध्यम से, क्योंकि पुरस्कार एक नायिका प्रधान कहानी है और इसमें कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना के विषय में।
और इससे भी अधिक सही एक और महत्वपूर्ण कथन है कि व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की मर्यादा का निर्वाह कैसे किया जाए, ये मधुलिका के चरित्र के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। तो दोनों के निर्वाह का आदर्श प्रस्तुत करने वाली कहानी है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ इस कहानी की मूल संवेदना के विषय में सही है। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, मधुलिका ने राजकीय अनुग्रह स्वीकार क्यों नहीं किया? अनुग्रह स्वरूप दी गई राशि कम थी, मधुलिका के लिए राजकीय अनुग्रह स्वीकार करना अपमानजनक था, सी वह अपने पितृ पितामहों की भूमि को बेचना अपराध मानती थी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये प्रसंग उस समय का है, ये प्रश्न उस घटना पर आधारित है जबकि मधुलिका के खेत को चुना जाता है महाराज के द्वारा हल चलाने के लिए, उत्सव आयोजन के लिए, जो कि एक राजकीय उत्सव था कौशल राज्य का। तो महाराज उसे हल चलाने के बाद स्वर्ण मुद्राएं एक थाल में भरी देते हैं, जिन्हें वो अस्वीकार कर देती है और जवाब में कहती है कि देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है और इसे बेचना मेरे लिए अपराध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, अरुण दक्षिण के दुर्ग के समीप की भूमि क्यों पाना चाहता था? वह उपेक्षित भूमि थी, वह बंजर भूमि थी, वह वहां से श्रावस्ती दुर्ग पर नियंत्रण कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, वह उपजाऊ भूमि थी। तो दोस्तों सी विकल्प यहाँ भी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वो अरुण क्योंकि कौशल राज्य पर अपना अधिकार करना चाहता था, इसलिए उसने मधुलिका के माध्यम से दक्षिण के दुर्ग के निकट की भूमि मांगी। यद्यपि वो भूमि बंजर थी, उपेक्षित थी, लेकिन वो उस भूमि का महत्व इस दृष्टि से अधिक समझता था कि वो वहां पर अपनी सैनिक स्थिति को मजबूत करके आसानी से श्रावस्ती के दुर्ग पर नियंत्रण कर सकता था, जो कौशल राज्य का शक्ति का केंद्र था। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। मधुलिका के इस कथन के मूल में कौन सा भाव विद्यमान था? राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य परायणता, अपराध बोध या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये वो प्रसंग है जबकि उसने महाराज से दक्षिण के दुर्ग की निकट की जो भूमि है वो मांग ली है, बंजर भूमि, और वहां पर सैनिक तैयारियों में जुटा है अरुण, और वो लौटकर आ रही है और उसे याद आता है कि वो कितने गर्व से महाराज ने नाम पुकारा था सिंहमित्र की कन्या, और से उनके पिता वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए यानी कौशल राज्य के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी, और उसी पिता की वो पुत्री है। और आज उसने अपने इतने देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त, कर्तव्य परायण और साहसी पिता की पुत्री होने के को कलंकित किया है, अपमानित किया है, क्योंकि उसने अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी की है। तो इस भावना के आते ही उसका राष्ट्र प्रेम जागृत हो गया, और दूसरा उसका उसे अपने कर्तव्य का एहसास हुआ कि मेरा राष्ट्र के प्रति ये कर्तव्य नहीं है कि मैं राष्ट्र के साथ विश्वासघात करूं, धोखा करूं, बल्कि ये कर्तव्य है कि यदि धोखा हो रहा है तो मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दूं, क्योंकि मैं सिंहमित्र की कन्या हूं। तो कर्तव्य परायणता का बोध होता है उसको, इस वाक्य में कर्तव्य परायणता दिखाई दे रही है, और अपराध बोध क्योंकि उसने अपने राष्ट्र के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। तो ये तीनों ही बातें यहाँ है, और इन्हीं तीन भावनाओं से प्रेरित होकर जब वो सामने से सैनिकों को आते हुए देखती है तो वो रास्ता रोक लेती है घुड़सवार सैनिकों का और उनसे कहती है, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। इसमें तीनों भावनाएं मौजूद है। अपराध बोध प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य परायणता इस अपराध बोध के मूल में विद्यमान है। अपराध बोध हुआ ही इसलिए उसे क्योंकि वो कर्तव्य परायणता याद आ गई, उसे अपना राष्ट्र के प्रति कर्तव्य याद आ गया। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, तो मुझे भी प्राण दंड मिले वाक्य से मधुलिका के चरित्र की कौन सी विशेषता व्यक्त होती है? दोस्तों पुरस्कार कहानी का अंतिम वाक्य है ये, इसे याद कर लेंगे। पुरस्कार कहानी का अंतिम वाक्य कौन सा है यदि प्रश्न पूछा जाए तो मुझे भी प्राण दंड मिले कहती हुई वह बंदी अरुण के समीप जाकर खड़ी हो गई। ये वाक्य है पुरस्कार कहानी का अंतिम वाक्य, और इस वाक्य से मधुलिका के चरित्र की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त होती है? देश प्रेम, व्यक्ति प्रेम, देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में संतुलन और कर्तव्य परायणता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अरुण को कैद करवाकर उसने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया था, लेकिन अब उसका अपने प्रेम के प्रति कर्तव्य पालन करना जरूरी था,
क्योंकि वो अपने प्रेमी को धोखा दे चुकी थी, लेकिन आत्मिक स्तर पर वो वहां भी अपने पीड़ित थी, पश्चाताप कर रही थी, लेकिन देश प्रेम बहुत जरूरी था, तो उसने देश प्रेम किया, देश प्रेम का परिणाम प्रस्तुत किया, प्रमाण प्रस्तुत किया अपने प्रेमी अरुण को बंदी बनवाकर। लेकिन दूसरी ओर उसने भी उसके साथ, क्योंकि वो बराबर की भागीदार थी देशद्रोह में, इसलिए उसने स्वयं के लिए भी प्राण दंड मांगा। इस प्रकार उसने देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में अद्भुत संतुलन स्थापित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गदल नामक स्त्री के विषय में असत्य कथन कौन सा है? गदल रांगे राघव की कहानी है। रांगे राघव यद्यपि मूल रूप से दक्षिण भारत के निवासी थे, लेकिन उनका पूरा जीवन राजस्थान में ही व्यतीत हुआ, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। गदल खारी गुर्जर जाति की एक 45 वर्षीय स्त्री है। उसके पति गुन्ना का निधन हो चुका है। उसकी चंपा, चमेली नामक 2 पुत्रियां और निहाल और नारायण नामक 2 पुत्र हैं। वह डोडी नामक खारी गुर्जर पुरुष की विवाहिता है। तो दोस्तों, गदल खारी गुर्जर जाति की एक 45 वर्षीय स्त्री है, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके पति गुन्ना का निधन हो चुका है, उसके पति का नाम गुन्ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसका निधन हो चुका है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसकी चंपा और चमेली नामक 2 पुत्रियां और निहाल और नारायण नामक 2 पुत्र हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन डी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो डोडी नामक खारी गुर्जर पुरुष की विवाहिता नहीं, बल्कि उसकी भाभी है। डोडी उसका देवर है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, सुन ले परमेश्वरी जग हसाई हो रही है, यह कथन गदल से किसने कहा? नारायण ने, निहाल ने, डोडी ने या मोनी ने? तो इन पात्रों का परिचय आप ध्यान दे लेंगे। निहाल गदल का बड़ा पुत्र है, नारायण गदल का छोटा पुत्र है, डोडी गदल का देवर है, और मोनी वो व्यक्ति है जिसके घर वो जाकर विवाहिता स्त्री के रूप में रहने लगी है। वो उसका दूसरा पति जो है उसका नाम है मोनी। तो ये कथन उससे कहने वाला है निहाल, उसका बड़ा पुत्र। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, पर तू जैसे गई वैसे तो कोई भी नहीं गया, पंक्ति में व्यंजित अर्थ क्या है? पहली बात तो ये कि ये कथन डोडी ने, जो गदल का देवर है, उसने अपनी भाभी गदल से कहा। तो मृत्यु होने पर संसार को छोड़कर परिवार के अनेक लोग चले गए, पर जीते जी अपने परिवार को कलंकित करके तेरे अतिरिक्त कोई नहीं गया। दूसरा, तूने अपने परिवार के लिए जो बलिदान दिया वह किसी और ने नहीं दिया। तीसरा, तुमने परिवार की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें सही कथन है ए। मृत्यु होने पर संसार को छोड़कर परिवार के अनेक लोग चले गए, पर जीते जी अपने परिवार को कलंकित करके तेरे अतिरिक्त और कोई नहीं गया। डोडी ये कहना चाहता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, ऐसी बांधी नहीं हूं मैं कि मेरी कोहनी बजे औरों की बिछिया झनके, पंक्ति का क्या अर्थ है? ए, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। बी, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं। सी, मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूं कि मैं तो घर का सारा काम करूं और दूसरी स्त्रियां सच समर कर मटकती घूमें। मुझे भी सच समर कर उल्लास के साथ नृत्य करना पसंद है। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस बात को ऐसे समझ लेंगे कि मेरी तो कोहनी बजे, क्योंकि पूरा जो जिस खारी गुर्जर जाति की गदल स्त्री है, उसमें उस समय स्त्रियां हाथों में बहुत सारे आभूषण पहना करती थी। यहां तक उनके आभूषण होते थे, चूड़ियां होती थी, और जब वे काम करती थी तो उन चूड़ियों के घुंघरू बजा करते थे। कोहनी बजने का मतलब है कि हाथ के आभूषणों का बजना। तो आभूषण बजने का व्यंजित अर्थ, कोहनी बजने का व्यंजित अर्थ क्या हुआ? कि वे काम करें, काम करेंगी तभी कोहनी बजेगी, यानी आभूषण बजेंगे। औरों की बिछिया छनके, बिछिया छनके का मतलब है सज संवर कर, क्योंकि बिछिया सुहाग का प्रतिरूप होती है और बिछिया काम करने पर नहीं बजता। बिछिया प्रतीक है यहाँ पर सज संवर कर इधर उधर घूमने का। तो इस बात को ऐसे समझ लेंगे, और इसका अर्थ हुआ, मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूं कि मैं तो घर का सारा काम करूं और दूसरी स्त्रियां सज संवर कर मटकती घूमे। ये गदल का कथन है। आंसर है सी। अगला प्रश्न, देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा, वही मुझसे रुखाई न दिखाता तो क्या पांव कटे बिना उस दहली से बाहर निकल सकते थे? यह पंक्ति संकेत करती है ए, गदल के डोडी के प्रति प्रेम की ओर, गदल की डोडी से नाराजगी की ओर, गदल को दबंग, गदल के होना चाहिए दोस्तों, इसको के कर लेंगे, गदल के दबंग व्यक्तित्व की ओर, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गदल कहानी के विषय में दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये केवल एक चरित्र प्रधान कहानी नहीं है।
गदल के प्रभावशाली, दबंग और साहसी निर्भीक चरित्र को ही प्रस्तुत करना रांगे राघव का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उस व्यक्तित्व के पीछे, उस दृढ़ व्यक्तित्व के पीछे जो एक कोमल डोडी के प्रति प्रेम भाव से भरा हुआ हृदय है, उसको भी अभिव्यंजित करना, उसकी गहराई को अभिव्यक्त करना भी लेखक का उद्देश्य है। तो यहाँ जब वो कहते हैं, जब मोनी उसको जाने से रोकता है कि अब वो तेरा देवर नहीं रहा, अब क्योंकि तेरा विवाह, तू मेरे घर आ गई है, तू मेरी विवाहिता पत्नी है, तो अब वो तेरा देवर नहीं रहा। तब वो जवाब देती है अपने दूसरे पति मोनी को कि देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा, कि इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी वो मेरा देवर रहेगा। यानी उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता और डोडी के प्रति उसका जो प्रेम है वो यहाँ अभिव्यक्त हो रहा है। दूसरी पंक्ति ध्यान देंगे, वही मुझसे रुखाई न दिखाता तो क्या पांव कटे बिना उस देहली से बाहर निकल सकते थे, कि अगर वो मेरे साथ रूखा व्यवहार न करता मेरे पति के निधन, गुन्ना के निधन के बाद, तो मैं उसी की विवाहिता स्त्री बनकर के उस घर में रहती, क्योंकि मैं उसे उस समय से प्रेम करती थी, उसके प्रति आकर्षित थी जिस समय वो मेरे पति के साथ देवर के रूप में मेरे घर पर आया था मुझसे विवाह करने के लिए। तो वो प्रेम की भावना, वो निरंतर प्रतीक्षा, ऐसा नहीं है कि डोडी प्रेम नहीं करता गदल से, डोडी भी प्रेम करता है, लेकिन सामाजिक बंधनों के चलते वो गदल को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। तो उस बात की ओर यहाँ संकेत कर रही है। और दूसरी बात, उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो उसके अंदर आक्रोश था, डोडी की जो उपेक्षा थी उसके उसके कारण, तो वो उससे बदला लेना चाहती थी। ये भी कहानी में अभिव्यक्त कर दिया है कहानीकार ने, इसीलिए वो मोनी के घर जाकर के बैठी। तो यहाँ पर गदल के डोडी के प्रति प्रेम की भी अभिव्यक्ति हो रही है, गदल डोडी से नाराज थी इस बात की भी अभिव्यक्ति हो रही है, रुखाई न दिखाता। गदल के दबंग व्यक्तित्व का भी पता चल रहा है, जो अपने दूसरे पति से पूरी निर्भीकता से अपने दबंग व्यक्तित्व का परिचय देते हुए कह रही है कि तू क्या कह रहा है ये, कि भाई ये वो तेरा देवर नहीं रहा, वो देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। तो उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका है, तब तुम सब कहां थे। गदल का यह कथन अपने बेटों के किस कृत्य के प्रति असंतोष व्यक्त करता है। गांव के लोग आ गए हैं, कारज सिद्ध नहीं करना चाहते, तो उसके पति के कारज में 25 आदमी खिलाने के प्रति, उनके अपनी मर्जी से विवाह करने के प्रति, अपने प्रति उनके अपमानजनक व्यवहार के प्रति, उसकी पुत्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के प्रति। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका है, इस पंक्ति के द्वारा गदल संकेत कर रही है कि उसके पति के कारज में, क्योंकि वो बिरादरी को बहुत अधिक महत्व देती है, और बिरादरी का उसूल है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो पूरी बिरादरी को बहुत अच्छे तरीके से भोज कराया जाना चाहिए, पंगत पर पंगत बिठाई जानी चाहिए। लेकिन उसके बेटों ने पुलिस के डर से, क्योंकि नियम था सरकार का कि 25 आदमी से ज्यादा नहीं खिलाए जाएंगे, तो केवल 25 आदमी खिला करके उसके पति के कारज को संपन्न कर दिया था। इस बात से वो बहुत असंतुष्ट थी, और यही कारण है कि कहानी में हम देखते हैं कि उसके देवर डोडी का जब निधन हो जाता है तो वो खुद मोर्चा, बंदूक संभाल कर हाथ में मोर्चा संभालती है पुलिस के खिलाफ, पुलिस को रिश्वत भी देती है, लेकिन ऊपरी दबाव के कारण पुलिस को वहां पर आना पड़ता है, उस कारज को, जो पंक्तियां 5 पर 5 बिठाकर जिमाया जा रहा है उसको रोकने के लिए। लेकिन वो पूरा सामना करती है, गोली चलाती है, और अपने पूरे परिवार को, यहाँ तक कि जो भोजन करने आए अतिथिगण हैं उन सबको भी सुरक्षित पीछे के दरवाजे से निकालकर स्वयं मृत्यु का आलिंगन कर लेती है। तो ये उसकी दबंग व्यक्तित्व की बात भी है, ये उसका डोडी के प्रति प्रेम भी है, और ये उसकी निर्भीकता भी है। तो वो असंतोष का कारण क्या था, ए, आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न, अरे तो राज क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल का यह कथन उसके व्यक्तित्व की किस विशेषता की ओर संकेत करता है। निर्भीकता की ओर, कानून की अपेक्षा बिरादरी के कायदे कानून को महत्व देना, और दृढ़ता, या उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीनों विशेषताएं उसके इस एक कथन में समाहित है कि वो निर्भीक थी, इसलिए वो राज के कानून को मानने से इनकार कर देती है। कानून की अपेक्षा बिरादरी के कायदे कानून उसके लिए महत्वपूर्ण है, और वो दृढ़ व्यक्तित्व की धनी थी कि उसने जो निर्णय कर लिया वो उसे हर हालत में अंजाम देकर मानती थी। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, रोज कहानी प्रारंभ में किस नाम से प्रकाशित हुई। गैंग्रीन, एहसास, प्रतिदिन, या उदासी।
तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गैंग्रीन रोज कहानी पहले गैंग्रीन के नाम से प्रकाशित हुई थी, तो आंसर हुआ ए। रोज कहानी का शीर्षक व्यंजित करता है निराशा, एकरसता, स्वतंत्रता या तटस्थता। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रोज कहानी में रोज शब्द जीवन की, मालती जो नायिका है उसके जीवन की एक रस्ता का बोधक है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, अज्ञे द्वारा रचित रोज मूलतः किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक विघटन की कहानी, अजनबीपन की समस्या को चित्रित करने वाली कहानी, मध्य वर्ग की एकरसता को चित्रित करने वाली कहानी, महानगरीय जीवन की पीड़ा को व्यक्त करने वाली कहानी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य वर्ग की जो यांत्रिक जिंदगी हो गई है, जो एक रस उदासी भरी जिंदगी हो गई है, उसको अभिव्यक्त करने वाली कहानी है रोज। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? इसमें मालती के रोज कहानी के विषय में है ये प्रश्न। इसमें मालती के माध्यम से मध्यवर्गीय नारी की विवशता का चित्रण किया गया है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन की एकरसता और ऊब का चित्रण किया गया है। इसमें मालती के असफल प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। इस कहानी में मालती की उदासीनता, उत्साहहीनता, झुंझलाहट और उसका आकस्मिक मौन उसके जीवन की एकरसता को अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? कौन सा कथन रोज कहानी के विषय में असंगत है? तो देखिए, इसमें मालती के माध्यम से मध्यवर्गीय नारी की विवशता का चित्रण है, बिल्कुल सही है। मध्यवर्गीय जीवन की एकरसता और ऊब है, ये भी सही है। लेकिन इसमें कहीं भी मालती के असफल प्रेम की पीड़ा नहीं है, ये कथन गलत है। इस कहानी में मालती की उदासीनता है, हर स्थिति के प्रति उदासीनता है, उत्साह नहीं है। इतने वर्ष बाद उसका भाई विवाह के बाद उसके घर आता है, उसके मन में कोई उत्साह ही नहीं है, और यही कारण है कि उसके भाई को लगता है कि शायद उसकी बहन को उसके आने से खुशी नहीं हुई। झुंझलाहट और उसके आकस्मिक मौन, जो बीच बीच में वो चुप्पी साध लेती है, वो उसके जीवन की एक रस्ता को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, रोज कहानी में मालती का घड़ी के घंटों की ध्वनि के साथ 3 बज गए, 4 बज गए कहना उसके जीवन के किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है? ए उसके मशीन तुल्य जीवन की ओर, दूसरा जीवन के प्रति उत्साहहीनता की ओर, जीवन में व्याप्त एकरसता की ओर, और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बार बार उसका घड़ी के घंटों के साथ समय को मन ही मन दोहराना उसके जीवन की एकरसता, उसकी उत्साहहीनता और उसकी मशीनी जीवन की ओर संकेत करता है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, मालती के भाई को ऐसा क्यों लगा कि मालती के जीवन के पहले यौवन में कोई भयंकर छाया घुन की तरह लग गई है? मालती की उत्साहीनता को देखकर, मालती के जीवन के बंधे बंधाए ढर्रे को देखकर, मालती के नीरस दाम्पत्य जीवन को देखकर, या शिशु के गिरने पर भी मालती के विचलित न होने पर? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कहानी के अंत में जब शिशु गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तब भी मालती विचलित नहीं होती, जबकि एक मां का हृदय शिशु के गिरने पर, उसे चोट लगने पर बेचैन और व्याकुल हो जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा की तरह कहती है ये तो रोज ही गिरता रहता है, चोट तो इसके रोज लगती रहती है। जब एक उसको इतना संवेदनाहीन, इतना उत्साहहीन देखा उसके भाई ने, तब उसे लगा कि मालती के जीवन की अभी कौन सा जीवन, दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत है, यानी युवावस्था है, शुरुआत है। तो इस शुरुआत में ही उसके दाम्पत्य जीवन में घुन लग गया है, ऐसा उसे एहसास हुआ। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, रोज कहानी का सही घटनाक्रम है महेश्वर का डिस्पेंसरी से लंच के लिए लौटना, मालती के भाई का आगमन, मालती के भाई और महेश्वर का भोजन करना, टिटी का गिरना और 11 का घंटा बजना। तो सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है रोज, तो मालती के भाई के आगमन से शुरू होती है, जब उसे लगता है कि उस घर में कोई काली छाया मंडरा रही है। फिर उसके बाद दूसरी जो जो घटना घटित होती है, वो महेश्वर के डिस्पेंसरी से लंच के लिए लौटने की होती है, यानी पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये। मालती के भाई और महेश्वर फिर दोनों भोजन करते हैं, तीसरे नंबर पर ये होता है। फिर टिटी गिरता है चौथे नंबर पर, और पांचवें पर 11 का, रात के 11 बजे का घंटा बजता है। तो पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, कूट देखते हैं। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा,
दूसरा, पहला, तीसरा, पांचवा नहीं, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, आलम शाह खान की कहानी पराई प्यास का सफर के विषय में असंगत कथन छांटिए। विषम परिस्थितियों के बीच जीने को विवश बच्चों के समय से पहले बड़े होने की पीड़ा की कहानी है। बाल श्रम की यातनाओं एवं बाल मनोविज्ञान की मार्मिक कहानी है। शीर्षक पराई प्यास का सफर बच्चों के गलत रास्ते पर भटकने से उत्पन्न दुष्परिणामों से संबंधित है। पराई प्यास का सफर कहानी पर एक टेलीफिल्म का निर्माण भी हो चुका है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पराई प्यास का सफर कहानी के विषय में असंगत कथन यही है। पराई प्यास का सफर कहानी बच्चों के समय से पहले बड़े होने और अपने जीवन की विषमताओं से पीड़ित होकर समय से पहले बड़े होने की पीड़ा की कहानी है। ये गलत रास्तों पर भटकने से उत्पन्न दुष्परिणामों की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, इतने सारे हुकुम ऑर्डर लादे वह पिद्दी छोकरा चक्री की ढब घूम रहा था। पंक्ति में पिद्दी छोकरा है, बड़का, छुटका, टुनिया या लखना। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पराई प्यास का सफर कहानी का जो केंद्रीय पात्र है, जो नायक है, वो है लखना। आंसर होगा डी। बड़का लखना का मित्र है और टुनिया लखना की बहन है और छुटका नाम का कोई भी पात्र इस कहानी में नहीं है। आगे चलें। इस साली डेयरी ने दूध का ही पाउडर नहीं किया, हमें भी पीस बंद कर दिया है इस कारखाने नुमा डिब्बे में। पराई प्यास का सफर कहानी का यह संवाद अभिव्यंजक है बाल श्रम की कुप्रथा का, बाल श्रम की यातनामय नीरस जीवन की पीड़ा का, बच्चों के घुटन भरे जीवन का या उपर्युक्त सभी का। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों ही बातें इस कथन से अभिव्यक्त होती है। इस साली डेयरी ने दूध का ही पाउडर नहीं किया, हमें भी पीस बंद कर दिया है। यानी उनको एहसास है कि वो अपने बचपन को उन्मुक्तता से जी नहीं पा रहे, उनके जीवन में नीरसता और एक बंधे बंधाए ढर्रे पर विवश होकर के काम करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए बाल श्रम, जो बच्चे अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए हैं, उनको कमाने के लिए काम करना पड़ रहा है। ये जो हमारे समाज की बुरी प्रथा है, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ हो रही है और उस अभिव्यक्ति के चलते बच्चों के यातनामय और नीरस जीवन की जो वेदना है, वो यहाँ अभिव्यक्त हो रही है और किस प्रकार की घुटन वो महसूस करते हैं, उस घुटन की अभिव्यक्ति भी यहाँ हो रही है। तो आंसर है डी। अगला प्रश्न, उसका सीना धुक रहा था, टांगे कांप रही थी, उसकी आवाजाही से सीढ़ियों का काठ अभी तक झंझना रहा था। पंक्ति की विशेषता नहीं है। मार्मिकता, यथार्थपरकता, सशक्त अभिव्यंजना कौशल और व्यंग्यात्मकता। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब ऊपर नीचे चढ़ता है बार बार अपने ग्राहकों को जो भी उनकी आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए लखना, तब लेखक लिखते हैं उसका सीना जब वो बहुत ज्यादा 100-150 चक्कर लगा लेता है, सुबह से शाम तक लगाता ही रहता है, तो उसे थकान महसूस होती है। उसे लगता है जैसे उसके सीने की धड़कन बढ़ गई है, उसकी टांगें कांप रही है और बार बार और इतनी तेजी से वो उन लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ता उतरता है कि वो उसके उतरने के बहुत लंबे समय तक भी वे सीढ़ियां झंझनाती रहती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है, इस वर्णन में मार्मिकता है। क्यों? क्योंकि ये स्थिति ये बताती है कि वो बच्चा, जो अभी बच्चा है, जिसको हक है अपना बचपन जीने का, वो किस तरीके से बाल श्रम करने के लिए विवश है। तो यानी मार्मिकता है इस कथन में। दूसरा, जीवन का कड़वा यथार्थ है इस परक में, इस कथन में। और अभिव्यक्ति बहुत अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि ये कहकर कि उसकी आवाजाही से सीढ़ियों का काठ अभी तक झंझना रहा था, इस बात को स्पष्ट किया गया है लेखक के द्वारा कि सीढ़ियों के काठ को उतर जाने, लखना के उतर जाने के बहुत लंबे समय तक भी झंझना रहा है। इसका मतलब है कि न जाने कितनी बार वो छोटा सा बच्चा ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ा और उतरा है। तो ये यहाँ पर सशक्त अभिव्यंजना कौशल भी है, लेकिन व्यंग्य यहाँ कहीं नहीं है। तो इसकी विशेषता नहीं है डी। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, लखना अपने घर क्यों नहीं जाना चाहता था? विकल्प है, वह परिवार से दूर रहना चाहता था, वह अपनी मां पर अत्याचार होते नहीं देख सकता था, उसकी मां को उससे लगाव नहीं था, वह भूखा मरना नहीं चाहता था, वह दुनिया की बिलखती सूरत नहीं देख सकता था। दोस्तों ये कथन वो है जबकि उसके पिता, जो नए पिता हैं, वो उससे पगार का पैसा लेने आते हैं और वो बताता है कि उससे टूट फूट हो गई,
तो इस वजह से अभी तक सेठ ने हिसाब नहीं किया है। तब उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारते हैं उसके पिता और फिर उसको कहते हैं कि तू घर चल, क्योंकि तू अगर यहाँ पर इस तरीके से पगार कटवाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, तू घर चल। तो वो घर जाने से इनकार कर देता है। उसी घटना पर आधारित ये प्रश्न है। वो परिवार से दूर रहना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है। वो अपनी माँ पर अत्याचार होते नहीं देख सकता था, ये बात बिल्कुल सही है। उसकी माँ को उससे लगाव नहीं था, ये कथन गलत है। वह भूखा मरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो अगर घर जाएगा तो अन्य परिवार के अन्य सदस्यों की तरह उसे भी भूखा मरना पड़ेगा। वह टुनिया की बिलखती सूरत नहीं देख सकता था, क्योंकि वो अपनी बहन, छोटी बहन टुनिया से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, स्नेह करता था, और यही कारण है कि वो उसके चेहरे पर पीड़ा को नहीं देख सकता था, उसकी रोनी सूरत उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी दूसरा, चौथा और पांचवा ये कारण है लखना के अपने घर न जाने के। यद्यपि वो वहां सुखी नहीं था, काम करके अपने आप को घुटा हुआ महसूस करता था, उसके बावजूद उसे अपने परिवार के प्रति दायित्व का एहसास था। इसलिए वो इन 3 कारणों की वजह से घर नहीं जाना चाहता था, दूसरा, चौथा, पांचवा। आइए कूट देखते हैं। दूसरा, चौथा, पांचवा यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, और नहीं तो क्या, खुद का तो भूख प्यास से दम सूखता रहे और हम ग्राहकों को परोसते रहें, क्या खेल है? यह कथन किसका है? बड़के का, लखना का, दूध के डिब्बे गिनने वाले का, या इनमें से किसी का नहीं? तो दोस्तों, ये कथन बड़के का है। लखना से बड़का कहता है, जो कि उसका मित्र है, कि हम खुद तो भूख प्यास से हमारा दम निकलता रहता है, लेकिन हमारे जीवन की विडंबना ये है कि हम दूसरों को अच्छा स्वादिष्ट भोजन परोसते रहते हैं। तो आंसर होगा इसका ए। ममता कालिया का पहला प्रकाशित कहानी संग्रह कौन सा है? एक अदद औरत, उसका यौवन, प्रतिदिन, या छुटकारा? तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। छुटकारा ममता कालिया का पहला कहानी संग्रह है, जो 1969 में प्रकाशित हुआ था, यानी आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, ममता कालिया के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? ए प्रतिदिन, मुखौटा, उसका यौवन, सीट नंबर 6, छुटकारा। बी मुखौटा, सीट नंबर 6, छुटकारा, प्रतिदिन, उसका यौवन। छुटकारा, सीट नंबर 6, प्रतिदिन, उसका यौवन और मुखौटा, या छुटकारा, प्रतिदिन, मुखौटा, उसका यौवन और सीट नंबर 6? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। छुटकारा का प्रकाशन वर्ष अभी मैंने आपको बताया 1969 है। सीट नंबर 6 उनका कहानी संग्रह 1978 में प्रकाशित हुआ, और प्रतिदिन उनका कहानी संग्रह 1983 में प्रकाशित हुआ। उसका यौवन 1985 में प्रकाशित हुआ, और मुखौटा का प्रकाशन वर्ष 2002 है। तो इस तरह से ये क्रम बिल्कुल सही है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, जितनी बार दीदी का नाम बुलाया जाता है, टुनिया को लगता है उसका कद ऊंचा होता जा रहा है। यह कथन टुनिया के व्यक्तित्व की किस विशेषता की ओर को अभिव्यक्त करता है? ये प्रश्न दोस्तों आपकी छोटी लड़की कहानी, जो ममता कालिया के द्वारा रचित है, उस पर आधारित है, और उस कहानी की नायिका है टुनिया। टुनिया किस तरीके से, टुनिया की छोटी सी कहानी ये है दोस्तों, कि टुनिया एक छोटी 12-13 वर्ष की लड़की है, लेकिन वो घर के पूरे काम सुबह से शाम तक करती है। उसकी एक बड़ी बहन है, जो घर के किसी भी कार्य को कम नहीं करती। वो एक अभिनेत्री है, नर्तकी है, और हमेशा अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, हर काम में, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हर कार्यक्रम में वो अव्वल आती है, और उसे ढेरों पुरस्कार मिलते हैं। टुनिया को भी पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन वो अभिनेत्री नहीं है। और दीदी के महिमा मंडन के नीचे टुनिया का की अपनी शख्सियत दबती हुई चली जा रही है। या इसी पीड़ा को, टुनिया की इसी वेदना को ममता कालिया ने इस कहानी के जरिए अभिव्यक्त किया है। एक और बात, एक 10 प्रतिनिधि कहानियां करके एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, हिमांशु पांड्या के द्वारा संपादित किया गया। उसकी भूमिका में स्वयं ममता कालिया ने यह स्वीकार किया है कि ये आपकी छोटी लड़की वास्तव में उनके अपने जीवन की कहानी है। इस कहानी को लिखने में उन्हें जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा, जरा भी सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी यादों की डिबिया खोली और सारे के सारे पात्र उनके सामने स्वयं जीवंत हो गए। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो बहन के प्रति जब वो एक प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम जिसमें दीदी को पुरस्कार मिल रहे हैं,
तो बहन के प्रति तो तब के प्रसंग में ये पंक्ति है कि जितनी बार दीदी का नाम बुलाया जाता पुरस्कार के लिए, टुनिया को लगता उसका कद ऊंचा होता जा रहा है। यह कथन टुनिया के व्यक्तित्व की किस विशेषता की ओर अभिव्यक्त करता है? बहन के प्रति आदर, बहन की योग्यता पर गर्व की अनुभूति, आनंद का भाव, स्वयं को श्रेष्ठ मानने का भाव। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जैसे ही दीदी को का नाम पुरस्कार के लिए बुलाया जाता है, उसे महसूस होता है कि उसका कद ऊंचा होता जा रहा है। कद ऊंचा होने का व्यंजित अर्थ है कि उसे गर्व होता है अपनी बहन पर, उनकी योग्यता पर। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, टुनिया को पहली बार रोना कब आया? जब उसने गणित का सवाल गलत किया, जब डॉक्टर जगतियानी के नौकर ने बदतमीजी की, जब एक लड़के ने उसकी दीदी से हताश स्वर में पूछा क्या यह उसकी सगी बहन है मिस सहाय, क्या यह आपकी आपकी सगी बहन है मिस सहाय, जब दीदी को पुरस्कार मिलने पर पापा ने उससे कहा यू आर माई ब्रेनी डॉटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। टुनिया को पहली बार रोना तब आया जब पुरस्कार लेकर वो दीदी के साथ कार्यक्रम से लौट रही थी। रास्ते में कुछ लड़के मिले और उन लड़कों ने उससे पूछा, उसकी दीदी से पूछा हताश स्वर में, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी दीदी के की टुनिया जैसी बहन भी हो सकती है। तो उसने पूछा कि क्या ये आपकी सगी बहन है, एक ही माँ की संतान है? ये ऐसे उसने कई बार दोहराया। तब उसने जवाब दिया कि हाँ ये मेरी सगी बहन है, एक ही माता पिता की हम दोनों संतानें हैं। तो उस लड़के का जो भाव था वो ऐसा था जैसे वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा हो। इस बात से टुनिया का दिल टूट गया और सबसे पहले उस बात से आहत होकर वो पहले रोने की इच्छा उसकी हुई। तो आंसर होगा हमारा सी। आपकी छोटी लड़की किस प्रकार की कहानी है? ए पारिवारिक ढांचे में अपनी बड़ी बहन की योग्यता के बखान के बीच स्वयं को उपेक्षित महसूस करने वाली बालिका की मनोव्यथा की कहानी, जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करने के संघर्ष की कहानी, या आत्मान्वेषण और आत्म परिष्कार की कहानी, या उच्च मध्य वर्गीय पारिवारिक जीवन में व्याप्त बिखराव की कहानी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी मैंने आपसे चर्चा की कि पारिवारिक ढांचे में अपनी बड़ी बहन की योग्यता के बखान के बीच स्वयं को उपेक्षित महसूस करने वाली लड़की टुनिया की पीड़ा की मानसिक वेदना की कहानी है आपकी छोटी लड़की, क्योंकि वो भी योग्य है, वो सवाल तक गणित के हल कर देती है जो कि उसके सर हल नहीं कर पाते। उसको भी पुरस्कार मिलता है, लेकिन वो अभिनेत्री नहीं है, उसके पास यश नहीं है, उसके पास नाम नहीं है, इसलिए उसकी दीदी के गुणों के नीचे उसके गुण दब जाते हैं और यही उसे पीड़ित करता है। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उसे आज यह कैसी संपदा मिल गई है? उसके कानों में ठुमरी सी छोटी यह बात किस कदर ठुमक रही है? आपकी छोटी लड़की, आपकी छोटी लड़की। पंक्ति का सांकेतिक अर्थ क्या है? दोस्तों ये आपकी छोटी लड़की की अंतिम पंक्तियां हैं। प्रसंग इसका ये है दोस्तों, संक्षेप में बता दूं कि साहित्यकार और कलाकार आते रहते हैं टुनिया के घर पर, क्योंकि उसके पिता साहित्य प्रेमी है, कला प्रेमी है। तो इसी बीच वो टुनिया से अपनी बैठक को साफ करवाते हैं, व्यवस्थित करवाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े साहित्यकार श्री मुक्तिदूत जी वहां आने वाले हैं। तो टुनिया उनका स्वागत करती है। उसकी मम्मी घर पर नहीं है, वो किसी कार्य से बाजार गई हैं। तो उस स्थिति में मुक्तिदूत जी के स्वागत, आवभगत, अतिथि सत्कार की पूरी जिम्मेदारी टुनिया पर है। वो उनके लिए चाय बनाती है और उसके बाद जब वे पड़ोस में रह रहे एक दूसरे साहित्यकार माधव मिश्रा से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तब उनके पिता टुनिया को माधव मिश्रा के घर तक पहुंचा आने की जिम्मेदारी देते हैं। रास्ते में मुक्तिदूत जी की टुनिया से बातचीत होती है और वो उस बच्ची से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये कथन वो आकर यहाँ लौटकर घर पर वापस उसके पिता यानी टुनिया के पिता से बोलते हैं, और ये कथन चाय लेकर आती हुई टुनिया स्वयं सुन लेती है, क्योंकि उसने कभी अपने लिए तारीफ के दो बोल सुने ही नहीं थे। तो ये सुनकर उसका हृदय के तार उस झंझना उठते हैं, उसका हृदय आनंद से भर उठता है। उसी की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। उसे आज यह कैसी संपदा, उसे लगता है कि पता नहीं कैसी अद्भुत दौलत मिल गई है उसे। उसके कानों में ठुमरी, जैसे ठुमरी के संगीत प्रेमी कोई ठुमरी की धुन पर आनंदित होकर झूमता है, उसी तरह से उसको लग रहा था कि कोई ठुमरी उसके जीवन में भी अब प्रवेश कर गई है और उसके ताल पर वो ठुमक रही है। और बार बार उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी मुक्तिदूत जी की, आपकी छोटी लड़की, आपकी छोटी लड़की। और इसका सांकेतिक अर्थ है
टुनिया को प्रसन्नता थी कि मुक्तिदूत जी ने उसके वास्तविक व्यक्तित्व को पहचाना, वो पहचान जो उसे कभी नहीं मिली थी। बिल्कुल सही है। दुनिया आनंदित थी कि आज उसे अपने होने की सार्थकता का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसे अपने होने, अपने वजूद की कोई सार्थकता कभी महसूस ही नहीं हुई। दुनिया को आज अपनी खोई हुई पहचान मिल गई थी। ये तीनों ही कथन सही हैं, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, सलाम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित विमर्श के कहानीकार हैं उनके द्वारा रचित है। इस पर आधारित प्रश्न है ये। सलाम कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है। सलाम कहानी मुसलमान समाज की विसंगतियों का मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करती है। सलाम एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें सलाम नामक बालक की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। सलाम विवाह के उपरांत दलित वर्ग के द्वारा उच्च वर्ग को सलाम करने और उनसे नेक दस्तूर प्राप्त करने की सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने वाली कुप्रथा पर आधारित कहानी है। सलाम कहानी निम्न वर्ग की स्त्रियों की वेदना को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा सी। इसका संक्षेप में सार मैं आपको बता देती हूँ। इस सलाम कहानी में दो पात्र महत्वपूर्ण हैं। एक हरीश है जो कि दलित वर्ग से है, चूहड़ा जाति का जिसको कहा गया है कहानीकार के द्वारा, और दूसरा उसका अभिन्न मित्र है कमल उपाध्याय जो कि ब्राह्मण है। हरीश का विवाह तय होता है किसी गांव में। दोनों मित्र देहरादून में रहकर पढ़ शिक्षित हुए हैं, शिक्षा प्राप्त की है। तो हरीश बारात में आता है, लेकिन गांव में भेदभाव की जड़ें और अस्पृश्यता, छुआछूत की जड़ें इतनी गहरी हैं, और वो गांव राजपूती रांगड़ों का गांव है। तो वहां पर उन्हीं का बहुमत है और उन्हीं का प्रभुत्व है। तो वे लोग नहीं चाहते कि इनका जो विवाह का कार्यक्रम है वो अच्छी तरह से संपन्न हो। तो प्रधान जी के हाँ करने के बावजूद भी बारात को स्कूल में ठहरने की जगह नहीं मिलती। बहाना बना दिया जाता है कि प्रधानाध्यापक जी जो हैं वे कहीं पर चाबी लेकर चले गए हैं। फलतः बारात स्कूल के बरामदे में रुकती है, और जल की सुविधा को रोकने के लिए कोई व्यक्ति वहां लगे हैंडपंप के वाल्व उखाड़ करके ले जाता है। तो पानी का संकट उन्हें झेलना पड़ता है। इसी बीच कमल जो कि एक ब्राह्मण परिवार से है, उसे याद आता है कि सुबह उठकर चाय की बड़ी दिक्कत होगी। तो वो चाय पीने के लिए सुबह उठ करके एक दुकान पर गांव के बाहर जाता है और उससे कहता है कि एक कप चाय दो। वो उससे परिचय पूछते हैं तो वो कहता है कि वो देहरादून से आई बारात में आया है। तो वो चाय वाला उसे इसलिए चाय नहीं देता क्योंकि वो चूहड़ों की बारात में आया है, और वो उसकी इस बात पर विश्वास ही नहीं करता कि वो एक ब्राह्मण परिवार का लड़का है। इस बात पर बहुत गहमा गहमी हो जाती है। वो लौट कर वापस आ जाता है। इसी बीच विवाह क्योंकि संपन्न हो चुका है, सलाम की प्रथा पूरी करनी है। और सलाम की प्रथा क्या है? जिसमें जो दलित वर्ग जिसका शादी हो रही है, वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, उसको पूरे गांव में जितने भी उच्च वर्ग के लोग हैं सभी के यहाँ जाकर उन्हें सलाम करना पड़ता है। और सलाम के बदले में वे लोग उन्हें नेक दस्तूर, बर्तन, वस्त्र आदि जो उनकी इच्छा हो श्रद्धानुसार वे दिया करते हैं। तो हरीश ये मानता है कि ये जो सलाम की प्रथा है ये वास्तव में आत्मविश्वास को तोड़ने का जरिया है, इसलिए वो सलाम पर जाने से इनकार कर देता है। उसके जो ससुर हैं जुम्मन, वो बहुत उसको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक बल्लू रांगड़ नाम का एक व्यक्ति है, वो आकर जुम्मन को भला बुरा कहता है और कहता है तेरा जमाई अभी तक सलाम करने क्यों नहीं आया, हमारी बहू बेटियां इंतजार कर रही हैं। तो इस प्रकार से उस सलाम प्रथा के विरोध के जरिए हरीश एक समानता पर आधारित समाज की स्थापना का स्वप्न देखता है। तो ये इस कहानी की मूल संवेदना यही है। तो आंसर इसका होगा सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र सलाम कहानी से संबंधित नहीं है? हरीश, जुम्मन, विमल और कमल। तो दोस्तों जुम्मन इस कहानी में है। हरीश जो चूहड़ा जाति का युवक है जिसकी का विवाह है वो है। जुम्मन उसके ससुर जी हैं और कमल उसका मित्र है। विमल नाम का कोई पात्र इस कहानी में नहीं है। तो सी विकल्प। अगला प्रश्न, ओ शहरी जनखे हम तेरे भाई हैं क्या, साले जबान संभाल के बोल। यह वाक्य किसने किससे कहा? रामपाल ने कमल से, बुद्धू चाय वाले ने हरीश से, रामपाल ने हरीश से, या जुम्मन ने कमल से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कमल उपाध्याय जब बुद्धू चाय वाले की दुकान पर चाय पीने के लिए जाता है और बुद्धू चाय वाला ये जानकर कि ये देहरादून की बारात में यानी चूहड़ों की बारात में आया है उसे चाय पिलाने से मना कर देता है, तब वो कमल उसको ये बताने की कोशिश करता है कि वो जाति से ब्राह्मण है। तो वो उस पर विश्वास नहीं करता चाय वाला। इसी बीच रामपाल नाम का एक प्रभावशाली युवक वहां आता है और
जब वो उसे समझाने की कमल उसे समझाने की कोशिश करता है और ये संबोधन करता है कि भाइयों, तब उस पर जवाब देता है रामपाल, ओ शहरी जन के यानी ओ शहर के मनुष्य, हम तेरे भाई हैं क्या? यानी तू तो निम्न जाति का है, हम उच्च जाति के हैं, हम तेरे कोई भाई वाई नहीं है, हमसे जबान संभाल कर बोल। तो ये कथन रामपाल ने कमल से कहा, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, जो नेक दस्तूर होता है वो तो निभाना ही पड़ेगा, हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतजार कर रही हैं, सलाम कहानी में ये कथन किसका है? ऑप्शंस हैं जुम्मन का, रामपाल का, बल्लू रांगड़ का या बुद्धू चाय वाले का। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का, इसका सही उत्तर है बल्लू रांगड़ का, क्योंकि बल्लू रांगड़ ही वहां आया था जिसने जुम्मन से ये बात कही थी कि हमारी बहू बेटियां यहाँ घर पर बैठी हैं और तेरा जवाई अभी तक क्यों सलाम के लिए क्यों नहीं आया। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूं, कथन से संबंधित असंगत कथन है। यह कथन सलाम कहानी में हरीश का है जो एक दलित वर्ग का युवक है। बी, यह कथन हरीश के शिक्षित, प्रगतिशील एवं चिंतनशील होने की पुष्टि करता है। सी, इस कथन में सलाम की कुप्रथा को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश बताया गया है। डी, यह बाल विवाह के विरोध में कहा गया हरीश का कथन है। तो दोस्तों ए बी सी, ये यहाँ ई टाइप हो गया है, इसको सी कर लेंगे। ए बी सी तीनों कथन इसके बिल्कुल सही हैं, लेकिन डी कथन यहाँ पर असंगत कथन है, क्योंकि ये बाल विवाह के विरोध में नहीं बल्कि समाज में व्याप्त असमानता और छुआछूत के विरोध में और खास तौर पर सलाम की जो प्रथा है उसके विरोध में कहा गया कथन है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज में दबने लगा था, यह कथन किस भाव को व्यंजित करता है? ए, सलाम की प्रथा पर जाने से हरीश का मन पीड़ित था, कमल अब भेदभाव की पीड़ा को समझने लगा था, एक 12-13 वर्षीय बालक द्वारा मुसलमान के हाथ की रोटी नहीं खाने के जिद भरे कथन से कमल और हरीश का भेदभाव रहित समाज का स्वप्न अंधकार में डूब गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, एक 12-13 वर्ष के बालक के द्वारा मुसलमान के हाथ की बनी रोटी खाने से इनकार करने की घटना के माध्यम से कथाकार ने किस ओर संकेत किया है? ये घटना कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि सलाम कहानी के अंत तक आते आते जब वो सलाम की प्रथा पर जाने से इनकार करता है और वो बात उसकी मंजूर भी हो जाती है हरीश की, तो वो प्रसन्न होते हैं दोनों मित्र और उनको लगता है कि शीघ्र ही अब लोगों में ये समझ विकसित होगी और समानता पर आधारित समाज स्थापित हो सकेगा। वो अभी खुश होते ही हैं कि इतनी देर में एक 12-13 वर्ष का एक बालक आता है दौड़ता हुआ और उसके पीछे एक बुजुर्ग है वो जो उसे खाना खाने के लिए कह रहे हैं या कह रहे हैं इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया आके खाना खा ले। तब वो बच्चा जिद करता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मुसलमान के हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खाऊंगा। तब उस जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो कहते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। तो बोले नहीं वो मुसलमान है, और बच्चा जिद पर अड़ जाता है कि वो किसी स्थिति में मुसलमान के हाथ की रोटी नहीं खाएगा। ये दृश्य देखकर हरीश और कमल जो सोच रहे थे कि अब जल्दी ही समतामूलक समाज भारत में स्थापित होगा, उनका वो सपना चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि जब असमानता, भेदभाव और छुआछूत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक 12-13 वर्ष के बालक के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, तो 12-13 वर्ष के बालक के मन में उत्पन्न होने का संकेत ये है कि इस समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत और असमानता के सुधरने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। तो शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता यहाँ है नहीं, समाज में गहरी जमी अस्पृश्यता और भेदभाव जैसी बुराइयों की ओर, ये बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि का पहला प्रकाशित कहानी संग्रह कौन सा है? छतरी, सलाम, घुसपैठिए या दो चेहरे। तो दोस्तों सलाम उनका पहला प्रकाशित कहानी संग्रह है जिसकी ये कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2000। और एक और खास बात है दोस्तों कि उनके सभी कहानी संग्रहों के प्रकाशन वर्ष विश्वस्त प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो सके हैं। और एक और बात जानकारी के लिए कि दो चेहरे उनका कहानी संग्रह नहीं है, बाकी तीनों उनके कहानी संग्रह है, ये उनके द्वारा रचित नाटक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने पाठ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित लगभग सभी कहानियों पर जरूरी प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरी दृष्टि में, उन पर हमने बात की और उनके जरिए हमने कोशिश की कि हम
उन कहानियों की विषय वस्तु, उनकी मूल संवेदना से परिचित हो सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सत्र आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। दूसरी एक और बात दोस्तों कि आदिकाल की जो पीडीएफ सब बच्चों को दी गई है, उसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ एक प्रश्न गलत टाइप हो गए हैं, तो उसकी पूरी सही आंसर की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्मावती समय में के प्रश्नों में जो 53 नंबर का सवाल है, उसका उत्तर शिव सिंह सेंगर ही मानिए, वहां भी एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और काम इतना ज्यादा है पिछले कई महीनों से कि मेरी नजर से भी वो प्रूफ रीडिंग में रह गया। तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर ही सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।